नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या होने वाला है। हर प्रदेशवासी की भी जिज्ञासा है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। हरिभूमि की टीम ने हर सीट पर गंभीरता से आकलन किया, हर सीट पर गंभीरता से मुआयना किया और जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष आपके सामने रखने वाले हैं। सभी 90 रिपोर्टर्स व 22 ब्यूरो प्रभारियों ने जो विश्लेषण तैयार किया वो हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश के प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट, चुनावी गणनाकार जोगेंद्र कथुरिया जी, जिन्होंने इस पूरे विश्लेषण में न केवल हरिभूमि की सहायता की बल्कि हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष खास रिपोर्ट तैयार की, जिससे हम 90 की 90 सीटों का आकलन आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कालका से। कथुरिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कथुरिया जी, हम लोग कालका से शुरुआत कर रहे हैं। कालका में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, मुकाबला फंसा हुआ है, परंतु अंत में मुझे लग रहा है कहीं प्रदीप चौधरी शक्ति रानी शर्मा पर भारी ना रह जाएं। जी, क्या हुआ कि जो उन्हें पुराना और लगातार वहाँ कालका में सक्रियता का फायदा मिल रहा है, जी, मुझे लग रहा है कि कालका में प्रदीप चौधरी लगातार दूसरी बार एमएलए बनने में कामयाब हो जाएंगे। भाजपा को शक्ति रानी को वहां भेजने का, अंबाला के मेयर के पद से कालका भेजने का, मुझे लगता है कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहले भी जब हमने एक बार वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था जी, कि शक्ति रानी शर्मा यदि अंबाला सिटी से चुनाव लड़ती जी, या अंबाला कैंट से चुनाव लड़ती तो ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट उम्मीदवार साबित हो सकती थी। जी, यहाँ पर जो असीम गोयल है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी अंबाला सिटी में, जी, उन्हें यदि पंचकुला चुनाव लड़वाया जाता, यदि लड़वाना ही था जी। तो ज़्यादा बेहतर होता। अगली सीट है पंचकुला की। ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन आमने सामने हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, पिछली बार पूरे चुनाव में चंद्रमोहन आगे दिखाई दे रहे थे, अंतिम समय में पिछड़ गए थे, जी, परंतु दोबारा उस तरह की गलती ना हो, सचेत थे यहाँ चंद्रमोहन। जी। उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। मुझे लग रहा है कि पंचकुला सीट उनके चुनाव की कमान भी उनके बेटे ने संभाली हुई थी पूरी तरह। हाँ, वो कल उनकी वाइफ भी मुझे बूथों पर नजर आ रही उनकी थी। वाइफ और उनके बेटे ने चुनाव कमान संभाल रखी थी पूरी तरह से। बिल्कुल। तो चंद्रमोहन बिश्नोई इस चुनाव में आगे दिखाई दे रहे हैं। जी। अगली सीट है नारायणगढ़। पवन सिंह और शैली चौधरी एक बार फिर आमने सामने हैं। देखिए, पवन सैनी बेसिकली 2014 से 2019 में यहाँ लाडवा से विधायक बने थे। यहाँ पर नायाब सिंह सैनी को थोड़ा सा सेफ सीट देने के लिए उन्हें लाडवा से चुनाया और लड़वाया गया, और जो टफ सीट थी नारायणगढ़, वहाँ पर पवन सैनी को शिफ्ट किया गया। जी। तो जो पवन सैनी के वर्कर्स थे वो नायाब सिंह सैनी की उतनी मदद नहीं कर पाए, और वहाँ जो ग्राउंड पर बीजेपी के या नायब सिंह सैनी के वर्कर्स थे वो यहाँ पर लाडवा में आ गए। तो इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शैली गुर्जर के परिवार की ये स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट मानी जाती है। उनके ससुर, उनके पति भी यहाँ से विधायक चुने गए हैं। शैली चौधरी पिछली बार भी विधायक चुनी गई थी और उन्होंने मजबूती से बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीता था। मुझे लग रहा है कि शैली चौधरी की झोली में ये सीट जा रही है। तो एक मैं बताऊं, नारायणगढ़ वैसे मुख्यमंत्री का पैतृक हल्का भी है। कल मुख्यमंत्री वहां वोट डालने भी गए हैं। जी, लेकिन उसका प्रभाव होता नजर नहीं आ रहा है। शैली चौधरी, देखिए, यदि प्रभाव होता, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव था और नारायणगढ़ जो सीट है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना को बढ़त मिली थी। क्या कहते हैं कि ज्यादा ग्रामीण आंचल है वहाँ, जट सिख और जो किसान बेल्ट ज़्यादा है, किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर रहा। यही कारण है कि वहाँ एंटी इनकमेंसी है भाजपा के प्रति। अगली सीट जो हम चर्चा करेंगे बड़ी फंसी हुई है। अनिल विज हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। उनके सामने चित्रा सरवारा है, निर्दलीय है। हालांकि कांग्रेसी वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। निर्मल पारी वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार, परमिंदर पारी, हाँ। तो लेकिन जो चित्रा सरवारा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है चुनाव के बाद। देखिए, होता है, पिछली बार 20,000 के करीब मार्जिन से लूज कर गई थी चित्रा सरवारा जी,
मुझे लग रहा है कि इस बार मार्जिन उतना भले ही ना रहे, मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, अंडर 10,000, और मुझे लग रहा है कि 8,000 के अंदर मार्जिन रहने वाला है जी या मुझे आज भी एज अनिल विज की फेवर में दिखाई देता है। जी। देखिए उन्होंने बीच में 2 बार मुख्यमंत्री पद के हाँ, लिए एक दावा ठोका। वो असल में माहौल बनाने की एक कवायद भी थी कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। तो इस चीज का उन्हें फायदा भी हो सकता है, और जो साथी उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में होते हैं जी वो डेंट भी कर उनको सकते हैं। डेंट भी कर सकते हैं। तो जी। इसलिए यहाँ पर उस चीज का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है वो रिजल्ट बताएगा। बाकी मुझे लग रहा है एज अनिल विज को है लगभग 6 से 8,000 वोटों की लीड अनिल विज के पास ही नजर आ रही है। मौलाना सीट, वरुण मौलाना की सीट है। देखिए मौलाना सीट। ये फूलचंद मुलाना जी भी यहाँ से विधायक बनते रहे, वरुण मुलाना भी पिछली बार चुनाव जीते थे, हालांकि थोड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, परंतु अब उनके सांसद बनने से कद और बढ़ा। पहले भी उनके परिवार में उनके पिताजी शायद कांग्रेस के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे शिक्षा हैं। मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि वरुण मुलाना अपनी पत्नी पूजा पूजा चौधरी चौधरी को चुनाव जितवाने में कामयाब हो जाएंगी। पूजा चौधरी का हवा भी दिख रही है कि पूजा चौधरी की काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। अगली सीट है सढौरा, बलवंत सिंह और रेणु बाला के में कांटे का मुकाबला है। देखिए शुरुआती बढ़त यहाँ कांग्रेस की झोली में थी। जी। कांग्रेस की यहाँ सिटिंग एमएलए सिटिंग एटिंग का फार्मूला चला था। जी इन्हें कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है, कहीं यही तो नुकसानदेह नहीं हो गया। जी। भूपेंद्र हुड्डा गुट से थे ब्रिजपाल ब्रिजपाल छप्पर, छप्पर। उन्होंने आईएनएलडी से चुनाव लड़ा, जी लगभग 20,000 वोटों के करीब वो वोट उन्होंने लेते पूरे हुए चुनाव को दिखाई। फंसा के रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि किंग मेकर वही साबित होने वाले हैं। जी वो जितने ज़्यादा वोट ले रहे हैं उतना ज़्यादा चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मैं बराबरी की फाइट मान रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ब्रिजपाल छप्पर ने खेल कर दिया रेणुबाला के साथ। अगली सीट है जगाधरी, कंवरपाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं जगाधरी में। उनके लिए देखिए भारी कंवरपाल परेशानी के है। प्रति एंटी इनकमेंसी थी, जी वहाँ पर इनकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी। जी हालांकि ये 2 बार लगातार वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जी परंतु जो जातिगत और धर्म के आधार पर जो राजनीति होती थी, जी इस बार आदर्श पाल ने भी बहुत अच्छा वहाँ चुनाव लड़ा है। और दर्शन लेकिन खेड़ा, मुस्लिम बहुत संख्या में हैं जगाधरी सीट पर। हाँ मालूम है, मैं कह रहा हूँ जो दर्शन खेड़ा हैं जी बीएसपी और आईएनडी आईएनडी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने भी जो डेंट किया वो भाजपा को ओके। पहुंचाया। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर ये चुनाव लूज कर रहे हैं और अकरम खान ये चुनाव जीत रहे हैं। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा दाव पे लगे हुए हैं। देखिए घनश्याम दास लेकिन उनके अरोड़ा सामने नए चेहरे पिछली हैं। बार थोड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। जी दिलबाग सिंह द्वितीय स्थान पर रहे थे। यहाँ कांग्रेस ने रमन त्यागी को रमन इस बार त्यागी। चुनाव मैदान में उतारा। रमन त्यागी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जी क्या हुआ, रमन त्यागी और दिलबाग सिंह जो घनश्याम अरोड़ा के एंटी वोट था वो 2 जगह दो बच जगह। गया। इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में घनश्याम घनश्याम दास अरोड़ा फिर अरोड़ा फायदे में रहेंगे। फिर पार हो सकते हैं। रादौर में श्याम सिंह राणा भाजपा के हैं। देखिए वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, यहाँ पर शायद भाजपा ने कर्णदेव कंबोज को चुनाव लड़वाया था। जी इस बार भी वो टिकट के प्रबल दावेदार थे। जब उनकी टिकट कटी और यहाँ श्याम सिंह राणा को टिकट मिली, तो श्याम सिंह राणा ने जो पिछली बार मदद की थी वो बीएल सैनी की थी। जी इसलिए यहाँ पर इस चुनाव में कर्णदेव कंबोज ने उन पर आरोप लगाए कि आपने गद्दार को टिकट दे दी जी और वो किसी भी हाल में इनकी मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। अब वो कितनी मदद कर पाए बीएल सैनी की ये देखना होगा। बाकी कर्णदेव कंबोज के आने से इंद्री सीट पर जरूर फायदा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो को कंबोज राकेश वोट कंबोज, हैं हाँ। वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कंबोज की झोली में आ रहा है। शाहबाद में सुभाष खालसा है। कलसाना। कलसाना सुभाष तो कलसाना। मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती बढ़त यहाँ कांग्रेस की झोली में थी। सुभाष कलसाना ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है मैं भी यहाँ सुभाष कलसाना ये चुनाव भारी बढ़त। जीत भी जाए। बाकी यहाँ टफ मुकाबला है जी। थानेसर में एक बड़ी 2 पंजाबी खड़े हैं, अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा। अशोक अरोड़ा परिवहन मंत्री रहे हैं, सुभाष सुधा भी परिवहन मंत्री रहे हैं।
और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इनेलो के। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। असल में अशोक अरोड़ा की एक खासियत भी है, अशोक अरोड़ा जब इनेलो में थे तो चौटाला के खास हुआ करते थे, अब कांग्रेस में है तो वो हुड्डा के खास हैं। देखिए लॉयल्टी कह सकते हैं इसे जी मतलब राजनीति में एक लॉयल्टी वर्ड जरूर इम्पोर्टेंट है। जी टिकट का आधार भी आज पहला अगर सोचा जाता है तो Loyalty। लॉयल्टी देखी जाती है। जी तो ये लॉयल बनकर ही हमेशा टिकट प्राप्त करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इस बार एंटी इनकमेंसी थी सुभाष सुधा के प्रति, पिछली बार भी ये थोड़े से मार्जिन से चुनाव हारे थे, लेकिन लग रहा है कि अशोक अरोड़ा सेफ हैं इस बार। बिल्कुल इस बार अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हुए नजर आए। अगली सीट है पेवा। पेवा में जय भगवान शर्मा को उतारा था, मनदीप चट्ठा कांग्रेस के सामने हैं उनके। मुझे मनदीप चट्ठा को यहाँ एज दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो जट सिख कम्युनिटी के बहुत अच्छे खासे वोट हैं। जय भगवान शर्मा ने जो अपनी तैयारी कर रखी थी वो थानेसर कर रखी थी, अचानक से टिकट पकड़ा दिया। कमलजीत अजनाना ने जब टिकट वापस की और टिकट बांटने में भी किरकिरी हुई, वो काफी अजीब स्थिति तो इसलिए जय भगवान शर्मा को वहाँ पर एडजस्ट किया गया। जी केवल लगा लो एडजस्टिंग ही बोलेंगे, वहाँ चुनाव जीतना इतने कम समय में काफ़ी टफ है जय भगवान शर्मा के लिए। अगली सीट है हम लोग इंद्री। राम कुमार कश्यप एक बार फिर मैदान में हैं इंद्री से। देखिए राम कुमार कश्यप को उतारना, केवल कश्यप बिरादरी के जो 8 सीटों पर वोट्स थे वो भाजपा की उन वोट्स पर नजर थी, परंतु राम कुमार कश्यप की बजाय यदि यहाँ भाजपा कर्णदेव कंबोज को चेहरा बनाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। और यहाँ फिर राकेश कंबोज को, जो कंबोज बिरादरी का वोट कंसोलिडेट होकर नहीं मिलता, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर राकेश कंबोज ये चुनाव इजीली जीत, वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, भजन लाल के बहुत करीबी होते थे, बाद में इन्होंने पाला बदला और भूपेंद्र हुड्डा गुट में शामिल हुए। करनाल में एक सीट फंसी हुई है, जगमोहन आनंद और सुमिता सिंह, कांटे का मुकाबला। सुमिता सिंह पूर्व में 2 बार की विधायक रही हैं, उन्हें करनाल की रग रग से वाकिफ हैं, पता है। और जगमोहन आनंद के लिए ये पहला चुनाव था। हालांकि अंतिम समय में हम जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दम लगाया, उन्होंने कहा कि इन्हें भी हमारे जितना मजबूत ही मानिए, परंतु वो जनता पर कितना इम्पैक्ट कर पाया, मुझे लगता है यदि मनोहर लाल ना आते उनकी एंटी इनकमेंसी जगमोहन आनंद पर भारी पड़ गई कि जो वहाँ लोगों की नाराजगी ज़्यादा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति थी। यहाँ जगमोहन आनंद एक फ्रेश चेहरा था, परंतु जो आकर उन्होंने प्रचार किया, मुझे लगता है वोट बढ़ने की बजाय कहीं घटना गए हों। अगली सीट है घरौंडा, हरविंदर कल्याण। देखिए वैसे तो बराबरी का मुकाबला था, पर एज हरविंदर कल्याण जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाएं। और वीरेंद्र राठौड़ पहले भी थोड़े थोड़े मार्जिन से चुनाव हारते रहे हैं, कहीं ये चुनाव भी लूज ना कर जाएं। एज हरविंदर कल्याण को है, बाकी टफ फाइट है यहाँ पर बहुत, क्योंकि रोड बिरादरी के अच्छे खासे वोट हैं और वो कंसोलिडेट होकर हरविंदर कल्याण की तरफ गए हैं। असंध में राणा एक बार फिर मैदान में है, सामने शमशेर गोगी हैं। देखिए शमशेर गोगी को एज है। शमशेर गोगी ने तो बयान भी दिया था, लेकिन उसके बाद उनको कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। कई बार इस टाइप के बयानों का ना फायदा भी हो जाता है। जो नौकरी चाहते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि कांग्रेस के राज में नौकरियां मिलेंगी, तो वो सभी कोलेक्टिव प्रयास करते हैं। और जो जातीय समीकरण है वो शमशेर गोगी की फेवर में जा रहा था। जट सिख जो वोट है वो बड़ा है इसी, जट सिख जाट कम्युनिटी का भी अच्छा खासा वोट है, वहाँ रोड कम्युनिटी का भी अच्छा खासा वोट। पानीपत रूरल में क्या होने वाला है? पानीपत देखिए महिपाल ढांडा को एज मिल रहा है। यदि कांग्रेस यहाँ पर सचिन कुंडू की बजाय विजय जैन पर दांव खेलती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। विजय जैन ये चुनाव जीत सकते थे। अब विजय जैन को जो पार्टी का वोट नहीं मिला और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यहाँ महिपाल ढांडा को वोट मिल रहा है। विजय जैन केवल शहर तक सीमित हैं और सचिन कुंडू केवल गांव तक सीमित हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों में यहाँ महिपाल ढांडा पार हो जाए। और पानीपत सिटी एक बार फिर मैदान में है। देखिए यहाँ सीट आप फंसी हुई मान सकते हैं, पर मेरा आकलन जो कह रहा है कि यहाँ वीरेंद्र पाल शाह जो बुल्ले शाह हैं वो चुनाव जीत सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसा चुनाव है कि कोई भी जीत सकता था ये चुनाव दो को। निर्दलीय भी थे शहरी सीट पर, छोटे छोटे वोटों के लिए दो बड़े। रोहिता रेवड़ी को अब छोटे वोटों के लिए नहीं, रोहिता रेवड़ी पूर्व में विधायक रही हैं, विधायक रही पार्षद हैं, रही लेकिन हैं। इस बार इतना ज्यादा हवा नहीं थी उनकी, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन ये है शुरुआत कि वो में बीच को इनका नुकसान पहुंचा रही चुनाव उठा था जी। और वो पंजाबी वोटों पर उनकी पकड़ है, वो जितना भी वोट ले रही हैं प्रमोद विज का काट रही हैं, जी। इसलिए बुल्ले शाह ये चुनाव इजिली। एक हिमांशु शर्मा भी खड़े थे इस चुनाव में, जो तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी नुकसान हुआ है यहाँ जी ज्यादा प्रमोद विज को हुआ है, जो भाजपा के प्रति एंटी इनकमेंसी। हाँ, प्रमोद विज के फादर भी पूर्व में विधायक रहे हैं, प्रमोद विज पिछली टर्म में विधायक बने। इनके पिताजी बुल्ले शाह के जो पिताजी थे हुकूमत शाह, वो भी विधायक बने। उसके बाद इनके भाई शायद 5 बार विधायक बने, परिवहन मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में। और अब और मुझे ध्यान आ रहा है एक बार बलबीर पाल शाह प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। तो अब अच्छा चेहरा थे बुल्ले शाह, यहाँ अच्छी फाइट है, शायद बुल्ले शाह ये चुनाव निकालने में कामयाब हो जाए। इस राणा में कृष्णलाल पंवार सांसद देखिए बड़ा चेहरा उतारा था, पिछली बार कृष्णलाल पंवार लगभग 20,000 वोटों से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए थे। यहाँ इस बार जो एंटी इनकमेंसी थी बलबीर वाल्मीकि के प्रति थी। यहाँ बलबीर वाल्मीकि देखिए राज नहीं था कांग्रेस का, इतना कुछ करवा नहीं पाए अपने कार्यकर्ताओं के लिए, परंतु जो अंत में आकर चुनाव फंस गया है, यहाँ लिटिल बिट एज अभी भी मैं मानता हूँ तो बलबीर वाल्मीकि का ही मानता हूँ। बाकी चुनाव फंसा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समालखा मनमोहन भड़ाना आए थे भाजपा की टिकट लेकर, करतार भड़ाना के बेटे हैं, करतार भड़ाना भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी थी मनमोहन भड़ाना ने। गुर्जर चेहरा इसलिए लेकर आए थे कि गुर्जर वोट एक मुश्त होकर वो कांग्रेस की झोली में ना जाए, वो बटे उसमें कामयाब हुई है भाजपा यहाँ। बल्कि इनके शशिकांत कौशिक जेजेपी में चले गए थे नाराज होकर, और जेजेपी की टिकट पर जो पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे, अब वो कितना डेंट और किसे पहुंचा रहे हैं वो देखना है। एज आज भी मनमोहन भड़ाना को। ये था हाईवे पर पड़ने वाली जीटी रोड पर पड़ने वाली सीटों का हाल। हम लोगों ने पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला जिलों पर चर्चा की। अगले एपिसोड में अन्य जिलों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।